नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके परिवार एग्जाम विथ मी में। जैसा कि हम पर डे मैथ का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, उसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होते हैं। एसएससी क्या करती है कि बार बार रिपीट करती रहती है क्वेश्चन को। ये मैं पर डे आपको बात बताता हूँ, तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी से एसएससी के ही मैंने कुछ सीजीएल के, कुछ सीएचएसएल के, कुछ एमटीएस के और कुछ जीडी के क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं और एक एक करने का प्रयास करते हैं। इन क्वेश्चंस में आपके सामने पहला क्वेश्चन सामने रहा। इन क्वेश्चंस में अगर आप आपके सामने कुल 13 से 14 प्रश्न है, 15 प्रश्न है। 15 में से अगर आप 10 भी कर ले रहे हैं ना पूरे, तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी हो गई है और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। लगाइए भाई पहला सवाल। बी किसी काम को जितने समय में करता है, पढ़िए भाई। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ये जो ऊपर का यहाँ की लाइन दी हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ए आधा काम करता है यहाँ तक, ये उनकी एफिशिएंसी बताने की कोशिश कर रहा है, उनकी कार्य क्षमता बताने की कोशिश कर रहा है। और जबकि ये नीचे ये उसका रियल काम दिया हुआ है कि कितने दिन में करवा दें हैं। तो देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले बी जितने दिन में काम कर सकता है, बी का कोई काम दिया नहीं है, नहीं दिया तो हम क्या कुछ मान नहीं सकते, क्या कुछ लेट नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे भी दिया है कि जितने दिन में बी काम करता है ए उसका 1/6 समय में कर लेता है। मतलब अगर मैं काम यही मान लूं कि बी केवल 6 दिन में काम कर पाता है, क्योंकि 1/6 दिया हुआ है तो करने में आसानी होगी। बी मान लेते हैं कि 6 दिन में पूरा काम करता है, तो ए कितने दिन में कर पाएगा। ए उसके काम का, बी के काम का जो है 1/6 कर पाएगा, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ए का काम निकल आएगा एक दिन में। एक दिन में कितना लिखा है, एक दिन में वो भी आधा काम करता है। मतलब एक दिन में वो काम कितना कर पाया, आधा काम पूरा था। तो पूरा काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 2 दिन। तो ए और बी के दिन निकला है कि नहीं निकला है। तो बी भाई कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में। दिन लिखा रहा है यहाँ पर, 6 दिन में काम कर रहा है बी, और ए कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। यहाँ तक क्लियर है भाई। ये पॉइंट समझ में आ गए दोनों किस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब क्या, अगर हमें निकालनी है इनकी क्षमता। क्षमता निकालने के लिए हमें चाहिए होता है टोटल टाइम, टोटल वर्क। टोटल वर्क कहाँ से निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है सर, 6। ये हो गया कुल कार्य। क्या हो गया सर, कुल कार्य। कुल कार्य आपको कितना मिल गया है, 6। ठीक है। और बी कितना काम करता है, 6 दिन में 6 कार्य करता है, तो मतलब उसकी क्षमता किसकी हुई, एक काम की। मतलब 6 दिन में वो 6 कार्य समाप्त कर पाता है, मतलब प्रतिदिन एक काम करता है, तो क्षमता कितनी आई, एक की आई। जब इसकी बात करते हैं तो ये भाई 2 दिन में काम निपटा देगा पूरा 6, तो इसकी क्षमता कैसी है, 3 की क्षमता। मतलब 3 काम करेगा एक दिन में, तब ये 2 दिन में पूरा 6 काम निपटा देगा। क्षमता निकल आई। अब देखो आगे पढ़ो। आगे कह रहा है कि कुल 10 दिन लगते हैं काम पूरा करने में सर, इनको दोनों को मिल करके। तो भाई ये दोनों ए प्लस बी अगर इकट्ठे काम करेंगे तो कितना टाइम, कितना की क्षमता से काम करेंगे, 1 + 3, मतलब कुल टोटल 4 की क्षमता से काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे दोनों। और दोनों काम करते कितना है, 10 दिन। 10 दिन काम करते हैं 4 की क्षमता से, तो टोटल काम कितना था, 40। ये टोटल का क्या निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गया कार्य आपका। टोटल कार्य कितना है, 40। करना क्या है अब आगे देखो। बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। काम है टोटल तुम्हारे पास 40, काम है तुम्हारे पास टोटल 40। बी की क्षमता है एक की, बी की क्षमता है एक की, मतलब एक दिन में एक काम कर पाता है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे उसको, 40 दिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, डायरेक्ट उत्तर इसका आएगा 40। बात समझे कि नहीं समझे। मैं क्या करता हूँ, कार्य और क्षमता को एक खाने के किसी वस्तु से रिलेट कर देता हूँ। मैं सोच लेता हूँ कि रसगुल्ला है। अब जैसे यहां पर मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, क्वेश्चन समझना। बी मान लेते हैं कि कुछ रसगुल्ले 6 दिन में समाप्त कर देता है, तो ए उसके समय का 1/6 भाग आधे रसगुल्ले समाप्त कर पाता है। मतलब अगर बी 6 दिन में काम करता है तो 6 का 1/6 एक दिन निकला। मतलब बी आधे रसगुल्ले एक दिन में समाप्त कर देता है, तो पूरे रसगुल्ले खाने में 2 दिन लगेंगे नहीं लगेंगे, लगेंगे। ठीक है भाई। तो भाई बी 6 दिन में रसगुल्ले खत्म करता है, ए 2 दिन में रसगुल्ले खत्म करता है, तो रसगुल्ले हैं कितने। जब रसगुल्ले है कितने ये निकालना, मतलब टोटल कार्य निकालना, तो इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 6। क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हमें चाहिए सर उनकी क्षमता। क्या चाहिए, क्षमता। तो भाई बी क्या करता है कि 6 दिन में 6 रसगुल्ले खा पाता है, मतलब पर डे एक खाता है। ठीक।
और ए 2 दिन में पूरे 6 रसगुल्ले खत्म करता है, मतलब पर डे कितने खाता है? 3 3, क्षमता निकल आई। अब दोनों मिल करके अगर रसगुल्ले खाए, 1 और 3, मतलब एक दिन में 4 रसगुल्ले समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। खाने कितने में है भाई? 10 दिन में। 10 दिन में समाप्त करने हैं, तो मतलब दोनों 4 4 रसगुल्ले खाएंगे 10 दिन तक, तो टोटल 40 रसगुल्ले थे, समझ गए? तो कहता है बी अकेले कितने दिन में रसगुल्ले खाएगा? बी एक दिन में एक खाता है, 40 रसगुल्ले खाने हैं, 40 दिन में खाएगा। सीधे उत्तर आ गया सर, समझ गए? नेक्स्ट। उसको अगर तुम बेसिक से करने की कोशिश करते हैं ना, तो पूरा बोर्ड भर जाता, उसका उत्तर नहीं आता। करो इसको। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जोड़ घटाव वाला, पता नहीं कहां से आ गया। अब आ ही गया, लेकिन जब आया पता है किसमें है? ये आया आपका सीजीएल 2020 के प्री एग्जाम में आया है सर, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन आया है। अब आप बोलेंगे जोड़ना ही तो है, तो भाई जोड़ के दिखा दो। अच्छे अच्छे गलत कर देते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। जैसे ये 30.9 है, तो पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ लिखा 3.09 है, 09 लिख दिया। आगे लिखा है 0.30 और फिर 9 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है 0.039, फिर आगे कितना लिखा हुआ है? इसमें कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ये हो जाएगा 309, और ये 0.000 मान लेते हैं। जोड़ो, 9 9 18 की 8, हासिल लगा एक एक हासिल लगा, तो ये हो जाएगा 10 3 13 की 3, हासिल लगा एक, फिर हो जाएगा 10 3 13 की 3, हासिल लगा एक, और फिर हो जाएगा 10 3 13 की 3, हासिल लगा एक, 4 3, 343.338। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल की तरफ नजर घुमाए रहा करो। लगाओ इस सवाल को भाई। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपए में बेचने वाले लाभ की प्रतिशत। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि यदि मैं किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचूं, तो जो जो मुझे हानि होगी जितने प्रतिशत की, मान लो 5% की होती है, और वही वस्तु को अगर मैं 70 में बेचूं तो उतने ही परसेंट, मतलब 5% का लाभ हो जाता है। मतलब जितने प्रतिशत की हानि उतने प्रतिशत का लाभ। अगर 50 में बेचूंगा तो हानि होगी, और 70 में बेचूंगा तो लाभ होगा। तो भाई बताओ कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? या तो लाभ निकाल लो या तो हानि, निकलना तो सेम ही है, एक ही वस्तु। तो कैसे करेंगे सर? हम जानते हैं कि लाभ और हानि क्या है? बराबर में है, क्योंकि जितना लाभ है उतनी ही हानि है। लाभ या हानि कुछ भी निकालना है हमको, है ना। तो हम मान लेते हैं कि 50 को जब बेचते हैं तो कुछ हानि होती है, तो जब मैं 50 में बेचूंगा तो जो हानि होती है वो 100 में माइनस होती है ना। मान लेते हैं कि हानि जो हुई x और लाभ जो हुआ x, ठीक है ना। परसेंट लगते हैं तो बटा 100 लगा दो, और वही बराबर हो जाएगा अगर 70 में उतने ही परसेंट का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत क्या है? बराबर है। 0 से 0 काट दिया, इससे इसको काटा, 500 माइनस 5x बराबर 700 प्लस 7x, ठीक है। इनको जोड़ा तो ये हो जाएंगे 12x, यहां से चला जाएगा, बचेगा 200, और यहां पर निकलेगा माइनस का 12x बराबर 200, तो x बराबर आ जाएगा 200 बटे 12। ये हानि में निकलने लगा क्योंकि माइनस, या तो माइनस लगा दूं या फिर हानि लिख दूं। तो x बराबर, इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, मतलब 16 सही 16 3 48 होता है ना, 2/3% की हानि या फिर लाभ, चाहे जो लिख लो। तो यहाँ 16 सही 2/3 क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। बताओ कितनी आसानी से कर दिया, कर दिया ना। इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लगाइए सर। इसको तो मैं ट्रिक से भी बता दूंगा, डायरेक्ट उत्तर इसका बता सकता हूँ। बस तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे लगाते हो। कुछ इसका बेसिक जाएंगे, कुछ इसका एडवांस देख लेंगे। जो एडवांस देख लेंगे उनको भी मजा आ जाएगी, जो बेसिक देख लेंगे तो वो तो भाई सबको आता ही आता है ना। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या है। रेलवे एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। मतलब कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर देती है? 8 सेकंड में। थोड़ी देर के लिए समझना, हाँ। जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए यह है तुम्हारा एक रेलगाड़ी, ठीक है। मैं इसको और बना देता हूँ, कुछ इस तरह से कर देता हूँ सर, ठीक है। और दे दूं क्या, कुछ बना दूं? लो भाई, ये बना दिए मैंने इसके पहिए, ठीक। ये क्या है? तुम्हारी एक रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी सर चलती है,
चलती कुछ ऐसी है कि आपका क्या है इसमें सीन कि भाई ये रेलगाड़ी क्या है, कुछ चलती है और एक आदमी को कितनी देर में पार कर देती है? एक आदमी को सर 8 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी। अब ये रेलगाड़ी एक आदमी को 8 सेकंड में पार कर जाएगी, तो क्या ये 8 सेकंड, आदमी इतना लंबा है कि इसको 8 सेकंड तक पार करती रहेगी? नहीं सर, ये रेलगाड़ी ही इतनी लंबी है। कहने का मतलब इसी की जो लंबाई होती है यही कुछ दूरी का काम कर देती है। तो भाई कुछ मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? एक्स। क्लियर हो यहां तक? क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछी उसने, ठीक। 8 सेकंड में पार कर जाती तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो लंबाई मान लिया सर हमने x, तो d बराबर कितना आ गया आपका? x आ गया। अब टाइम आपको दिया हुआ है सर 8 सेकंड का। कितना दिया है? 8 सेकंड का। अब सेकंड कंडीशन में यही चीज, d बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 264। 264 क्यों जोड़ा मैंने सर? 264 इसलिए जोड़ा क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म को भी अगर जोड़ लिया जाए, एक तो खुद की लंबाई चलेगी, इसके अलावा रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, ये भी चलेगी, और उसमें उसको लगता है 20 सेकंड का टाइम। टाइम क्या है? 20 सेकंड का। तो स्पीड यहां से कितनी निकलेगी? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पर 8 हो जाएगा। यहां पर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 264 जो इसकी दूरी थी बटे 20। स्पीड तो इक्वल है ना, रेलगाड़ी तो चल ही रही है ना, रेलगाड़ी की स्पीड थोड़ा ना चेंज हुई है सर। तो क्या करेंगे हम, थोड़ा देखो इसको साइलेंट कर दो। तो क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं x बटे 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 264 बटे 20। कितना हो गया? 264 बटे 20। क्लियर हो? इसको डिवाइड करो 4 से, तो ये 2 बार में, ये 5 बार में। मल्टीप्लाई करा दो सीधे सीधे, तो यहां पर आएगा सर 5x, और यहां कितना आएगा? 2x प्लस 2 का गुणा 2 12 की तो वहां से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 528 आ गया। तो यहाँ पर 3x बराबर आया 528। तो x बराबर कितना आ गया सर? x बराबर आ गया 176, 176 आ गया x की वैल्यू। अब ये बताओ, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया और तुम्हारा x की वैल्यू आ गई, ये तो तुम्हारा आंसर हो गया। इसको एक दूसरे मेथड से भी करेंगे। अब सीखना तुम्हें ये है, क्या सीखना है? सीखना बच्चे तुम्हें यही है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। समझना बात को, यहां कुछ ऐसे बता रहा हूं, समझना। अब थोड़ा दिमाग लगाना, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना। जब वो आदमी को पार करती है तो 8 सेकंड लगता है टाइम, मतलब उसने अपनी लंबाई कितनी देर में पार कर ली? 8 सेकंड में पार कर ली। लेकिन 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 जैसे ही 264 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आ गया, तब उसे टाइम कितना लग गया? 20 सेकंड लगा कि नहीं? तो भाई 264 मीटर एक्स्ट्रा अगर आ गया, तो भाई अपनी लंबाई तो उसने पारी की, साथ साथ उसने रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई पार की, और उसे 20 सेकंड का टाइम लगा। और अपनी लंबाई को पार करने में कितना टाइम लगता था? 8 सेकंड का टाइम लगता था। तो 20 सेकंड में 8 सेकंड माइनस कर दे, तो ये भी तो पता चल जाएगी कि रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी देर में पार कर ली। बात समझ गए? समझे कि नहीं समझे? यहां पर 20 सेकंड में 8 सेकंड माइनस कर दे। ये मैंने क्या किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात समझना। जो ये सोच पा रहा है ना, डायरेक्ट उत्तर करेगा, टाइम नहीं लगाएगा। मेरी बात समझो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई रेलवे, जो रेलगाड़ी है वो 8 सेकंड में आदमी को पार करती है, मतलब अपनी अपनी मतलब पूरी लंबाई पार कर जाती है 8 सेकंड में, ठीक है ना? आदमी तो कोई लंबाई हुई नहीं, अपनी लंबाई उसने पार कर ली, है ना? लेकिन अगर 264 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी मिल गया, तब उसे 20 सेकंड लगते हैं। तो मतलब अपनी तो सिर्फ 8 सेकंड में पार करती थी, लेकिन 264 मीटर जैसे ही लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मिल गया, तो उसे कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया? 12 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया ना। तो 264 मीटर पार करने में उसे 12 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया, और इसको डिवाइड किया 22 आया, तो ये 22 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई सर, आ गई 22 मीटर पर सेकंड। अब ये चाल निकल के आ गई। अब 22 मीटर पर सेकंड चलती है और 8 सेकंड में खुद को पार करती है, तो डिस्टेंस निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, है ना? स्पीड कितनी है? 22 मीटर पर सेकंड अभी निकाल लिया, और 8 सेकंड में पार कर गई थी अपने आप को, तो सीधे इसका उत्तर आ गया 176। देखो, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जो इसको समझ गए है ना, हीरो हो बेटा, समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको लगाओ। बहुत ही निहायती सरल सवाल, लगाइए सर, लगाइए। एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, और धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है। मैं एक बात याद रखना। मान लेना कि जो धारा की चाल है, धारा की चाल
उसको मान लेना सर v, और मान लेना नाव की चाल, नाव की चाल को मान लेना सर u। क्या मान लिया? u मान लिया, है ना। तो जब धारा की चाल और नाव की चाल दोनों इकट्ठा रहती हो, u प्लस v चलती हो, तब उसको टाइम कितना लगता है अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा जाने में, मतलब उसी दिशा में जाने में। तो धारा की दिशा भी जाएगी, धारा की स्पीड भी रहेगी, प्लस नाव की स्पीड भी रहेगी। तो कितना टाइम लगा भाई? 8 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, 8 किलोमीटर जा पाता है 1 घंटे में। लेकिन 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 जैसे ही नाव की चाल तो हुई, लेकिन धारा की चाल विपरीत दिशा में हो गई, तो कितना चल पाया? केवल उस कंडीशन में चल पाया मात्र 2 किलोमीटर। बात समझे कि नहीं समझे? तो पूछा क्या है? नदी की धारा की चाल बताइए। तो बहुत सरल सवाल दे दिया सर। ये तो 2u हो गया, v से v चला गया, 2u हो गया, v से v चला गया, और यहां पर कितना निकला? 8 तो 10, तो u बराबर कितना आया? 5 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट उत्तर आ गया सर 5। पूछा क्या है तुमसे? जाती है तो धारा की चाल चाहिए। तो धारा की चाल क्या माना है? अच्छा v माना है। 5 किलोमीटर आया है तो u में माइनस कर दो भाई। u कितना? इसका मान रख दो 5, v की जगह मान निकालना है, और ये बराबर 2, तो v बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। निकल आया? यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया होगा सबको तुरंत। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप में प्रत्येक 160 मीटर है। अब बनाइए भाई, चलिए अब आएगी मजा लगाने में। अब लगाओ महारथियों, देखते हैं आधे धड़ाम हो जाओगे भाई। ये कंडीशन है कुछ, एक आयत है एक परिमाप है, सॉरी एक आयत है एक वर्ग है। आयत की बात करते हैं तो प्रत्येक का परिमाप इनका 160 है। मतलब अगर मैं यहां से किसी को चलाऊं, ऐसे कुछ करके गया, ऐसे ऐसे करके यहां पूरा घूमते हुए आया, तो कितना चला? 160 मीटर। कितना समझे? इसको यहां हटा करके अंदर लिखते हैं, 160 मीटर। क्लियर हो? ठीक। और जब यहां पे इसी प्रकार से वर्ग से इसी प्रकार से चला, ऐसे करके पूरा घूम करके आया, तब भी कितना चला? 160। यहां भी कितना चला? 160 मीटर। मतलब दोनों का परिमाप बराबर है। वर्ग के बारे में क्या जानते हो? वर्ग के बारे में तुम जानते हो कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं सर। 160 मीटर टोटल है, 4 भुजाएं हैं, तो मतलब 40-40 की भुजा होगी कि नहीं? 40-40 की भुजा होगी कि नहीं होगी? 40-40 मीटर की बोलेंगे सर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे? अब आगे क्या कहा है उसने? अब आगे उसने कहा कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई बताइए। ठीक है। अब सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो? भुजा स्क्वायर 40 × 40 मतलब 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। 1600 मीटर स्क्वायर हो गया ना। अब सबसे पहले एक बात बताओ, हम जानते हैं 2l प्लस b, ये क्या होता है? परिमाप होता है। वो कितना दिया? 160। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 80 आ जाएगा, आ जाएगा। अब सर 80 के तुम ऐसे फैक्टर करो कि इससे 100 वर्ग मीटर कम आए, क्योंकि कहा है ना कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। मतलब 1500 वर्ग मीटर चाहिए तुमको, 1500 वर्ग मीटर, है ना। 1500 मीटर स्क्वायर हमको चाहिए, है ना। 80 कैसे खंड करो? तो 80 के मैं क्या खंड करूं? अब पूछा क्या है? आयत की लंबाई। आयत की लंबाई अगर मैं 50 मान लूं, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? टोटल 80 है, 30 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? थोड़ा सा लेट करना पड़ता है, मानते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। नहीं तो उसका बहुत बड़ा मेथड है, मैं वो बताना नहीं चाहता तुम लोगों को। तो माना मैंने ये 50 ये 30, अब 50 और 30 का गुणा किया, क्या 1500 आ रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर ये तो आ रहा है। तो डायरेक्ट उत्तर इसका 50 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। पेन भी चलाना पड़ा, सोचना भी पड़ा, कुछ आगे करने के लिए नहीं सोचना पड़ा ना। तो ऐसे करते हैं चीजों को, अगर समझ गए तो हीरो हो, नहीं तो फिर भीड़ तो लगी ही है, लाइन लगी है भाई। क्या होता है कि जो तुम 20 नंबर का मैथ करोगे ना जीडी में, तो 20 में से 20 सबको आ रहे होंगे, 20 में से 20 सबको आ रहे हैं। मैटर क्या है कि टाइम जो मैनेज कर जाएगा ना सर, वो 20 में 20 करके आ पाएगा। नहीं तो 15-16 की भीड़ तो लगी ही लगी है ना। हमें करना क्या है? जो एग्जाम विथ मी के साथ जुड़ा हुआ है 20 में 20 करके आएगा। ठीक है, चलो तो देखो अगला सवाल। ये है भैया सवाल। भाई इसका कुछ ऐसा सीन है, ये 3 गुणे में नहीं है। मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, टाइपराइटर की गलती है हमारे यहाँ पे। यहाँ पावर 3 है प्लस 0.27 की पावर 3 है, ये टोटल बटा है ये लिखा है 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। कुछ इस प्रकार का सवाल दिया है। चलो करो करो भाई, करो करो, लगाओ।
करो भाई। आधे तो देख के जान गए होंगे। क्या देख के जान गए? कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। होता क्या है? अब आधों को आता होगा, आधों को नहीं आता होगा। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबसे पहले तो मैं आपको 4-5 फार्मूले बताता हूं, पहले समझिए, इसी को मत देखिए। एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां पर एक बनाता हूं मैं सर कोष्टक, यहां से समझाता हूं सर। यहां पर सारे फार्मूले लिखा देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। तो अब समझना, ए प्लस बी का हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी जानते हैं, आधे जानते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, अब तुमसे कह दिया जाए, एक तरफ फिर से कह दिया जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताइए, तो एक तरफ तो हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी, एक तरफ हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर हो? और इसी तरह से कह दिया जाए एक माफ कीजिएगा बी क्यूब का, ये होगा ए माइनस बी, एक तरफ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर हो? इसी तरीके से तुम्हें ए प्लस बी का होल क्यूब दे दिया जाता है, तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। इसी तरह से तुम्हें दे दिया जाता है ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। देखिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ये सारे क्या होते हैं सर? फार्मूले होते हैं। तो इसी में से हमें फार्मूला चेक करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दिख रहा है क्या? आप बोलेंगे सर हाँ दिख रहा है। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी होता है ना? होता है कि नहीं होता है? ये इसी का फार्मूला है कि नहीं? मैंने ए और बी मान लिया, इसको मान लिया, ए बराबर लिख दिया मैंने 0.73 और बी बराबर लिख दिया 0.27। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। अब देखो ये सीधे सीधे कट गया, बचा गया यहाँ पर ए प्लस बी। ए की वैल्यू मैंने क्या माना है? 0.73। बी की वैल्यू मैंने क्या माना है? 0.27। जोड़ो तो कितना आएगा? 0.1, मतलब एक आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? समझे या नहीं समझे? पूरा सवाल समझ गए होंगे। इस तरीके से हम फार्मूले से आसानी से कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर सॉरी 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए हो, उस वस्तु पर कितने की खरीदी? अब देखो, जब भी इस तरह के कभी सवाल दिए हों, कभी भी आपको इस तरीके के सवाल दिए हों, तो हमें क्या करना होता है? हमें कुछ ऐसा देखना होता है सर कि आपको जो अंकित मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य में क्या करना है हमें? जो भी छूट मिल रही हो, छूट कितने की मिल रही है? अंकित छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर मिलती है। और दुकानदार जो है लाभ या हानि किस पर कमाता है? क्रय मूल्य पर कमाता है कि नहीं कमाता है? तो जो छूट मिलती है अंकित मूल्य पर मिलती है। अंकित मूल्य कितना? मार्क प्राइस 500, इस पर 10% की छूट मिली, मतलब 90/100 की हुई होगी। और वही मूल्य बराबर किस प्रकार से है कि मान लेते हैं जो क्रय मूल्य है वो है x और 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो 120/100। 100 से 100 चला गया, ये 0 चला गया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4, तो x बराबर आपका आ जाएगा 4 से ये कटेगा तो 125, बार में 125 375। यही सर आपका क्या आ जाएगा? आंसर। एक बार में उत्तर आ गया। अब आधे समझ नहीं पाए होंगे तो मैं फिर समझा देता हूं तो समझेंगे। भाई दुकानदार क्या करता है कि कुछ ना कुछ छूट देता है मार्क प्राइस पे, है ना? जो छूट देगा और छूट में जाकर के बेच देगा, है ना? और दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो उसका क्रय मूल्य होता है उसमें कुछ ना कुछ वो लाभ भी प्राप्त कर रहा होता है। तो देखो, जो क्रय मूल्य से जो लाभ प्राप्त हुआ और जो उसने छूट दे दिया वो सब बराबर ही है कि नहीं है? कहने का मतलब भाई तुम बस इतना याद रखो, तुम्हें क्या याद रखना कि जो छूट मिलती है वो मिलती है हमेशा अंकित मूल्य पर। किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट मिलता है किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर। बात समझे? और जो हमेशा लाभ या हानि होती है, लाभ या हानि होती है वो किस पर होती है? वो हमेशा होती है क्रय मूल्य पर।
किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो अंकित मूल्य 500 दिया हुआ है और हमसे क्रय मूल्य पूछा है कितने में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 500 का 90%, 90/100, क्योंकि 90% क्यों किया, क्योंकि 10% की क्या दी है, छूट दी है। 90/100 बराबर है क्रय मूल्य के 120%, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है। निकालोगे 375, ये वाला लगा। दो समरूप त्रिभुज एबीसी, तो बनाओ भाई त्रिभुज, दो समरूप। एक समरूप त्रिभुज ये है, दूसरा समरूप त्रिभुज कुछ ये है। दिख ही नहीं रहा होगा ये तो, चलिए तो ये वाला बना देते हैं, ये लो। ठीक है, अब कहानी कुछ ऐसी है इसमें कि भाई ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। समरूप मतलब इनका जो है एक जैसा समान है। ठीक है, तो भाई इसका परिमाप टोटल कितना दिया है, मतलब मैं यहां से चलना शुरू करूं, वही परिमाप समझते हो ना, कि मतलब पूरा घेर घेर घूम करके चले आना। परिमाप कितना दिया है इसका, सर परिमाप दिया है 36, और इसका परिमाप देखो, इसका परिमाप टोटल कहां से कहां तक दिया, यहां तक पूरा कितना दिया, 24 है ना। अब आपको दिया है पी क्यू बराबर अगर 10, पी क्यू कितना दिया हुआ है सर 10, तो पूछ रहा है कि ए बी का मान, इसका मान पूछेगा, निश्चित बात है पूछना चाहिए। भाई जब समरूप हैं तो इनका रेशियो जैसा होगा वैसे इनकी भुजाओं का रेशियो होगा, तो रेशियो इनका कितना है, देखोगे 36 रेशियो 24 में है, इसको डिवाइड करो, 12 3 36, 12 दूनी 24, ये आ गया 3:2 में, तो भुजाओं का अनुपात भी यही होगा। तो भाई इस दो रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो एक की कितनी होगी 5, तो तीन की कितनी होगी 15, तो इस भुजा का मान कितना होगा सर 15, और यही क्या हो जाएगा आंसर। बात समझे, समरूपता वाले में इस तरीके से किसी ने बताया है, नहीं बताया होगा, वो ए बी बटे ए सी बराबर 36/24 इस तरह से करके बताया होगा। आसानी से कर सकते हैं, देख लो, तरीके हैं अपने अपने, अब कभी गलत नहीं होगा, गारंटी है कभी गलत नहीं होगा, करके तो देखो, समझे। इसको लगाओ। देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में निश्चित संख्या में बेंचें हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, समझना बात को, प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट देने के लिए एक बेंच की आवश्यकता होती है। ठीक, किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थी के बैठने के पश्चात 5 विद्यार्थी की जगह रह जाती है। कहने का मतलब कक्षा में कुछ इतने विद्यार्थी हैं, अगर प्रत्येक सीट में 6-6 विद्यार्थियों को बैठा दिया जाए, अगर प्रत्येक सीट में 6-6 विद्यार्थियों को बैठा दिया जाए तो एक सीट की जरूरत और पड़ेगी। बात समझ रहे हो ना, एक सीट की जरूरत और पड़ेगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि 6 के मल्टीपल में होंगे विद्यार्थी, है ना। और दूसरी कंडीशन उसने क्या दी, अगर 7-7 विद्यार्थी बैठने लगे तो भाई क्या होगा कि एक सीट के मतलब खाली रह जाएगी और 5 विद्यार्थियों की जगह उसमें भी बची रहेगी, मतलब एक सीट जो खाली होगी उसमें 5 विद्यार्थियों की जगह रह जाएगी। तो किस प्रकार से करेंगे, मान लेते हैं कि सीट कितनी है, सीट थोड़ी देर के लिए समझ लो x सीटें हैं। ठीक, अब भाई अगर प्रत्येक सीट में 6 विद्यार्थी बैठे तो क्या होता है कि एक सीट कम पड़ जाती है, मतलब x में एक की कमी हो जाती है, कब, जब प्रत्येक में 6-6 विद्यार्थी बैठे, विद्यार्थी तो बराबर ही है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर प्रत्येक सीट में 7-7 विद्यार्थी बैठाए जाए, सीट कितनी है x, तब क्या होगा, तो भाई अंत में 5 विद्यार्थी क्या रह जाएंगे आपके बैठ, मतलब कि खाली रह जाएंगे, 5 विद्यार्थियों की जगह रह जाएगी। क्लियर हो, यहां तक क्लियर हो गए, तो ये हो जाएगा 6x - 6, यहां पर निकलेगा 7x - 5। क्लियर हो, क्लियर यहां तक। तो भाई देखोगे तुम, ये x से x चला गया, यहां पर बचा x, 5 और 6, यहां पर ये क्या लगेगा, एक सीट की आवश्यकता पड़ जाएगी सर, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तब भी हमें एक सीट की जरूरत पड़ जाएगी, मतलब x के अलावा एक और एक्स्ट्रा लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर प्लस क्यों किया, गलती से लिख दिया मैंने माइनस, यहाँ पर प्लस होना है, यहाँ पर क्यों, भाई कह रहा है कि यदि 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होगी, मतलब x में एक और जोड़ा, x+1, बात समझ गए, 6-6 विद्यार्थी बैठे हैं। अब ठीक है, तो ये भाई x बराबर आपका निकल के आएगा 11, तो मतलब कि x मतलब सीटें कितनी है हमारे पास सर, 11 सीटें हैं। क्लियर है, और अगर प्रत्येक, अब सिर्फ ये तो इसमें मान निकाल लो या तो इसमें मान निकाल लो, विद्यार्थियों की संख्या निकाल आएगी, तो इसमें रख लेते हैं। तो भाई 6 की जगह 6 हो गया, x की जगह 11 है, 11 में एक जोड़ा 12, तो 12 6 कितना आ गया 72, यही सर 72 क्या हो जाएंगे विद्यार्थी। बोलो समझे या नहीं समझे, समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन हम 8 में 9 में 10 में हमेशा देखते हैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
तीन संख्याओं में से पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीन, मतलब तीन संख्या है। सबसे पहले तो ये लिख लो, पहली, दूसरी, तीसरी। क्लियर। अब आगे पढ़ो। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, मतलब अगर मैं इसको x मान लूं तो ये 2x होगा। क्लियर हो भाई? पहली संख्या दूसरी की दोगुनी दिख रही कि नहीं दिख रही? अगर ये 1 है तो ये 2 है। ठीक, आगे पढ़ो। दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। अब तीसरी संख्या की पहली संख्या आधी है, ये आधी है इसकी, तो मतलब ये 4x होगा। भाई ये 4x इसका आधी तो है, ये 2x आधी है कि नहीं है? 4x से आधी है ना ये 2x। तो भाई तीसरी संख्या की आधी है कि नहीं? ये तीसरी संख्या की पहली संख्या आधी है कि नहीं है? देख के बता दो। 4 का आधा ही तो 2। क्लियर हो? तो भाई कह रहा है और इन संख्याओं का औसत 56 है। अगर मैं 2x प्लस x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3 कर दूं, क्योंकि औसत क्या होता है? कुल संख्या बटे जितनी संख्या लिखी हूं। इनका औसत कितना है? 56। इनको जोड़ो तो हो जाएगा ये 7x बटे 3 बराबर 56। तो 7 से काटो इसको तो 8 बार में, तो x बराबर तुम्हारा निकल के आएगा 8 3 24। ये क्लियर हो? x बराबर कितना निकल के आ गया? 24। पूछा क्या गया है? पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का अंतर। पहली संख्या कितनी है सर? 2x, और तीसरी संख्या कितनी है? 4x। 4x में 2x का डिफरेंस देखेंगे तो 2x बचेगा। 2 की जगह 2x की जगह लिखा है 24, तो कितना निकल के आएगा? 48। और ये क्या हो जाएगा सर? आंसर। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? किया ना बिल्कुल आसानी से सर। इसे कहते हैं आसानी से लगा देना। चलो फिर इसको लगाओ, लगाओ भाई, जल्दी लगाओ। लगाइए महारथियों सवाल को, बताइए आया या नहीं आया। चतुर्भुज एबीसीडी। हमने लिया एक चतुर्भुज एबीसीडी, इसका नाम लिख देते हैं। ये है, ये पहले थोड़ा सा कुछ गलतियां हैं, इनको सही कर लो। ये है तुम्हारा एंगल है दिया हुआ है यहाँ पर, ये सिर्फ एंगल है, ठीक है, बात समझे। और ये स्क्वायर है लगा हुआ है। यहाँ भी ये क्या है? स्क्वायर है। यहाँ भी ये क्या है? स्क्वायर है। यहाँ भी ये क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, तुम लोग करो। तो एंगल पूछा है, एंगल ACD का मान लो। अभी फिर टाइम दे दिया क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि क्वेश्चन कुछ गलत है इसमें। थोड़ा हमारा टाइपराइटर ध्यान नहीं देता चीजों को, वहीं से गलती हो जाती है। लगाइए अब। तो भाई ABCD है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, तो भाई क्या दिया है? एंगल B 90 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है सर? 90 डिग्री का है। क्लियर। अब किया दिया क्या है आपको? AD स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बराबर है। तो एंगल क्या पूछा गया है? एंगल ACD का मान पूछा गया, मतलब ACD, इस एंगल को पूछा गया है। अब एक बात बताओ, ये जो AD स्क्वायर है ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? अगर मैं सिर्फ AC निकालना चाहूं, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर निकालना चाहूं, तो तुम जानते हो कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये कर्ण है, तो ये लंब और आधार इसके बराबर होंगे ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर किसके बराबर हो गया? AC स्क्वायर के बराबर हो गया। क्लियर हो? तो तुम्हें दिया क्या गया है कि जो AD स्क्वायर है वो किसके किसके बराबर है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और AB और BC स्क्वायर के बराबर क्या है? AC स्क्वायर। तो यार दो बार में सीधा मैं AC स्क्वायर लिख दूं, इन दोनों की जगह लिख दिया। अब प्लस CD स्क्वायर ये लिखा हुआ है, प्लस CD स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आया? अब देखो, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, कहने का मतलब ये जो है इसका जो स्क्वायर है, मान ये जो स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो कहीं एक बात बताओ, ये कब हो सकता है? ये कब संभव है कि जो ये स्क्वायर है इसके और इसके स्क्वायर के बराबर है? जब ये समकोण त्रिभुज हो। और समकोण त्रिभुज मतलब सामने वाला कोण कितना होना चाहिए? आप आसानी से समझ गए होंगे कि सर ये 90 डिग्री एंगल होगा, तभी इसका जो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधारित स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा? बोलो बोलो, समझे या नहीं समझे? चलो फिर अगला लगाओ। लगाओ। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। मान लेते हैं बड़ी संख्या है आपकी x और छोटी संख्या है y। ये है लार्ज नंबर, ये है आपका स्मॉल नंबर x और y। तो x का 40% बराबर है
y के 60% के। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो x रेशियो y तुम्हारा निकला 3:2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आगे क्या कह रहा है, यदि इन संख्याओं का योग 150 है। अब इन संख्याओं का अगर मैं योग रेशियो में बात करूं तो 3 + 2 = कितना आया, 5। और इस 5 की वैल्यू सर 150 आपको दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है। बड़ी संख्या क्या है इनमें से सर, 3 है। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 90। और 90 आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और हम इसको आसानी से कर लेते हैं। बोलो भाई, आ गया, समझ गए ना, कितना आसानी से था, कैसा आसान सा सवाल दे दिया आप लोगों के सामने। तो चलो भाई अब इसको लगा दो। ये सवाल गलत है, माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये यहाँ पर ये रेशियो डिस्टर्ब है, ये टाइपराइटर की गलती है हमारे। चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, लगाइए इसको, लगाइए भाई। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब अगर मैं एक मेल ले लूं प्लस एक फीमेल ले लूं प्लस एक बॉय ले लूं तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 3 दिन में। यहां क्या निकला आपका, दिन। क्लियर। और एक पुरुष अकेला उस काम को 6 दिन में कर सकता है, एक मेल अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। दिन निकल रहे हैं सर। और एक अकेला लड़का कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। एक बॉय अकेला कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। ये सारी बातें क्लियर, सारी बातें क्लियर है। तो दिन निकल आए, तो ऐसा करो ना कि इससे फिर वही कंडीशन रसगुल्ला वाली लेके आओ ना कंडीशन। रसगुल्ला समझो कि भाई ये सब है रसगुल्ले, हमें क्या करना है कि हमें टोटल रसगुल्ले खाने हैं। आदमी 6 दिन में खा पाता है, तीनों मिलकर के 3 दिन में खा लेते हैं, और लड़का 18 दिन में खा पाता है। तो रसगुल्लों की संख्या है कितनी, टोटल काम कितना है, काम कैसे निकलता है, उन सब कैल्शियम। तो इन सब कैल्शियम कितना निकला, 18। यही क्या है आपका कार्य है। तो अब बताओ तुम क्षमता कौन नहीं निकाल सकता, सब कोई क्षमता निकाल लेगा। भाई 6 दिन में 18 रसगुल्ले एक आदमी खाता है, तो एक दिन में कितने खाएगा, तो एक दिन में 3 खाएगा, 3 की क्षमता है इसकी। ठीक है। अब जब इन तीनों की बात करें तो भाई ये 3 दिन में 18 रसगुल्ले खाते हैं, तो इनकी क्षमता कितने की है, 6 की क्षमता है। तभी तो भाई एक दिन में जब 6 खाएंगे तभी तो 3 दिन में 18 खत्म कर देंगे। अब भाई बॉय क्या करता है कि 18 दिन में 18 रसगुल्ले खाता है, तो उसकी क्षमता क्या है, एक दिन में एक रसगुल्ला खाने की। क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो भाई अब दिया क्या है, तो कह रहा है एक स्त्री उसे कितना दिन में पूरा करेगी। मतलब स्त्री को टोटल 18 रसगुल्ले खाने कितने दिन में खत्म करेगी। तो मैं जानता हूं कि ये तीनों मिलकर के, मैन प्लस फीमेल प्लस बॉय, मेल फीमेल बॉय, तीनों मिलकर के जितनी क्षमता होगी उसकी क्षमता में माइनस कर दे हम किसकी, मैन और बॉय की, मेल और बॉय की। तो उससे क्या निकल आएगी, फीमेल की निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, भाई बताओ। अब भाई इन सब की टोटल क्षमता कितनी है, इन सब की टोटल क्षमता कितनी है सर, 6। ठीक। और मेल और बॉय की कितनी है, 3 + 1। कहने का मतलब सब मिलकर के कितने रसगुल्ले खाते थे एक दिन में, 6 खाते थे। अब आदमी और लड़का एक दिन में कितने रसगुल्ले खाते हैं, 3 और 1 4। और इससे अगर हम घटा दें 6 में 4, तो इतना पता चल गया कि 2 रसगुल्ले कौन खाती है, महिला। मतलब पर डे कितने रसगुल्ले खाती है, 2। मतलब एक दिन में कितना काम कर लेती है, 2 काम कर लेती है। काम कितना है टोटल सर, 18। और एक दिन में जब 2 काम करती है तो कितने दिन में निपटा देगी, 9 दिन में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, 9। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बताओ, समझ में आया। अब देखो ये लिखा है सवाल, 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 2:3 है तथा उनका मासिक व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि इनमें प्रत्येक मास 600 रुपए की बचत की तो मासिक आय बताइए। मतलब दोनों ने मिलकर के 600 रुपए की बचत किया है। तो हम एक नॉर्मल सी बात क्या जानते हैं, हम बात एक जानते हैं कि जो आय होती है, आय में अगर मैं व्यय माइनस कर दूं तो वहां से हमारी निकलती है सर बचत। क्या निकलती है, बचत निकलती है। ये बात क्लियर है। तो भाई आय का रेशियो आपको दिया है 2:3। ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है। और व्यय का रेशियो कितना दिया हुआ है, व्यय का रेशियो दिया हुआ है सर 5:9। ये 5:9। क्लियर हो यहाँ तक, यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए होगे। अब बचत कितनी दी है, रुपए में दी है, कितनी, 600 रुपए। मतलब रेशियो समान है बचत का, रेशियो समान है।
अब आय में तुम व्यय को घटाओ और बचत निकालो। तो आय 2 है, व्यय 5 है, ये कुछ ज्यादा नहीं बड़ी है, तो कहां से घटेगा? नहीं घटेगा ना। तो हम मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं भाई, आय में मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो तो भाई मल्टीप्लाई से ही तो बना होता है, गुणनखंडों से। तो भाई जब हम इसका मल्टीप्लाई, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करके चेक करूं तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 6। अब भी ये कम है, अब भी ये कम है, तो 2 भी नहीं होगा। तो जब 2 नहीं होगा तो फिर किससे मल्टीप्लाई करके देखें? 3 से करके देखें। तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 9 होगा। यहाँ से कितना निकला? 1, और यहाँ से कितना निकला? 0। अब भाई बताओ ये क्या सेम रेशियो है? यहाँ 600 600 सेम सेम है, तो सेम तो है नहीं, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, तो ये 4 दूनी 8 हो गया और 4 तीन 12 हो गया। अब माइनस करके देखो, आय में व्यय घटाओ तो यहाँ पर 3 और इसमें भी रेशियो कितना निकला? 3। अब बताओ सेम सेम रेशियो निकल आया कि नहीं निकल आया? निकल आया कि नहीं निकल आया? 3 3 रेशियो निकल आया। तो भाई क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि इधर 3 की वैल्यू कितनी दी है आपको? 600। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 200। पूछा क्या गया है आपसे? तो उनकी मासिक आय बताइए, मासिक आय। अब देखो ये 200 है, 1 की वैल्यू 200 है, तो भाई मासिक आय तुम्हारी यहाँ पर कितनी है? 8। तो 8 दूनी 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। और यहाँ पर 12 का 12 दूनी 2400। तो यहाँ पर 1600 और 2400 कहाँ दिया हुआ है कहीं? ये है भाई। क्लियर? समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से हम कुछ रेशियो के क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ये सवाल लगा ले पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जुड़े रहिए आप एग्जाम विथ मी के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।